प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एम एन रॉय के गांधी और गांधीवाद के प्रति दृष्टिकोण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये प्रश्न परीक्षा में अक्सर आता है कि एम एन रॉय के गांधीवाद के और मार्क्सवाद के संदर्भ में क्या विचार हैं। तो इस प्रश्न के महत्व को देखते हुए इसी विषय की चर्चा करना बहुत ही आवश्यक है। राय ने एम एन रॉय गांधी और गांधीवाद के प्रति दृष्टिकोण, उनका क्या दृष्टिकोण था। राय ने राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी के योगदान को स्वीकार किया तथा गांधीवाद के मूल सिद्धांतों के आलोचक बने। 1922 में प्रकाशित अपनी पुस्तक इंडिया इन ट्रांजिशन में राय ने यह स्वीकार किया कि गांधी ने कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन को जन आंदोलन का रूप दिया तथा ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष में जनता की भागीदारी के महत्व का प्रतिपादन किया। राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी के उपयुक्त योगदान को स्वीकार करके भी राय ने चिंतन और आंदोलन की गांधीवादी शैली के प्रति गंभीर चिंता प्रकट की है। उन्होंने कहा कि गांधी का नेतृत्व प्रतिक्रियावादी और गैर क्रांतिकारी था। उन्होंने गांधी को ऐसी प्रतिक्रियावादी शक्तियों का सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीक माना जो उदार बुर्जुआ राष्ट्रवाद में अंतर्निहित क्रांतिकारी प्रवृत्तियों को दबाकर अपना प्रभाव स्थापित करना चाहते थे। इसका मतलब यह हुआ कि रॉय ने गांधी और गांधीवाद की आलोचना की है और उन्होंने कहा कि गांधी का जो आंदोलन था वो एक तरीके से जन आंदोलन था और इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। एक तरीके से ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष में जनता की भागीदारी का महत्व का प्रतिपादन किया। राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी के नेतृत्व के प्रति राय का दृष्टिकोण दो भिन्न स्थितियों को अभिव्यक्त करता है। वे स्वतंत्र आंदोलन को जन आंदोलन बनाने तथा कांग्रेस को बुद्धिजीवियों का संगठन मात्र बना देने की अपेक्षा उसे जन सामान्य का संगठन बना देने के संबंध में गांधी के निर्णायक योगदान को स्वीकार करते थे। राय इस बात के लिए भी गांधी की प्रशंसा की कि उन्होंने असहयोग आंदोलन के द्वारा भारतीय ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सीधे संघर्ष का सूत्रपात कर दिया था। वे ये भी स्वीकार करते थे कि भारतीय परिस्थितियों में गांधी की अहिंसा की नीति भारतीयों को स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए अधिकाधिक प्रेरित कर सकती थी, क्योंकि यह नीति आंदोलनकारी जनता को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के कठोर दमन से एक सीमा तक सुरक्षा प्रदान कर सकती थी। ये कहना कि राय गांधी के महात्मा सुलभ सहज व्यक्तित्व के प्रशंसक होते हुए भी गांधीवाद के कटु आलोचक थे। इस कारण वे कांग्रेस को गांधी के नेतृत्व से मुक्त करने के भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी भावना के संचार के लिए आवश्यक मानते थे। गांधीवाद के प्रति राय के विरोध की विशिष्ट संदर्भ का जो विवेचन है हम इस प्रकार से कर सकते हैं। गांधीवाद में गांधीवाद में ठोस आर्थिक कार्यक्रमों का अभाव है। राय कहते थे कि गांधीवाद में ठोस आर्थिक कार्यक्रमों का अभाव है। उनकी मान्यता ये थी राय की गांधीवाद में जन सामान्य का समर्थन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त आर्थिक कार्यक्रम का अभाव था। उनका मत था कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात कृषकों और श्रमिक वर्ग में पनप रहे तीव्र असंतोष के कारण राष्ट्रीय आंदोलन में ठोस आर्थिक कार्यक्रमों को सम्मिलित करके उन वर्गों को राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति आकृष्ट किया जा सकता था, किंतु गांधी ने जनता के समक्ष ऐसा कोई ठोस आर्थिक कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं किया जो उन्हें उनके जीवन स्तर में उन्नति के लिए आशान्वित कर सके। राय ने कहा कि गांधी जी ने भूखों मरते श्रमिकों के समक्ष आध्यात्मिक स्वराज्य का एक काल्पनिक स्वप्न प्रस्तुत किया जो कि क्रांति की ऊर्जा में शक्ति के आधार पर नहीं अपितु कष्ट, सहिष्णुता, बलिदान, अहिंसा, प्रायश्चित और प्रार्थना के पुरातन तरीकों से अर्जित होता है। दूसरा पॉइंट है गांधी के वर्ग सहयोग के सिद्धांत की आलोचना। गांधी के वर्ग सहयोग के सिद्धांत की उन्होंने कठोर आलोचना की। राय ने ये आक्षेप लगाया कि गांधीवाद समाज के सर्वाधिक विपरीत हित रखने वाले वर्गों, जमींदारों और पूंजीपतियों जैसे शोषकों तथा कृषकों और श्रमिकों जैसे
शोषितों के मध्य समन्वय स्थापित करना चाहता है। राय की मान्यता है कि पूंजीपतियों और श्रमिकों के हितों के मध्य सामंजस्य असंभव असंगत है। उन्होंने गांधी की इस बात की आलोचना की कि उन्होंने जन आंदोलन को संगठित करने के लिए जमींदारों, पूंजीपतियों और भूपतियों से समर्थन की अपेक्षा की। उन्होंने गांधी के न्यायस्थता के सिद्धांत को अव्यवहारिक और असंगत बताया। उन्होंने कहा कि संपन्न वर्ग के लिए नैतिक उपदेशों से अधिक कोई महत्व नहीं रखता है। इससे साधनहीन लोगों को संपदा और आर्थिक संसाधन में न्यायसम्मत हिस्सा प्राप्त करने की दृष्टि से कोई सहायता नहीं मिल सकती है। रॉय ने गांधी पर आक्षेप लगाया कि वे ऐसे नवीन आर्थिक व्यवस्था के बारे में सोच ही नहीं सके जिसके लिए शोषण, आर्थिक अन्यायों तथा इनका प्रतिनिधित्व करने वाले जमींदारों और पूंजीपतियों का अस्तित्व ही नहीं हो। उन्होंने सचेत किया कि पूंजीपतियों और शोषकों के हृदय परिवर्तन के माध्यम से एक न्यायनिष्ठ आर्थिक और समाज व्यवस्था की स्थापना का गांधी का आग्रह एक काल्पनिक बुलावा मात्र है। इस प्रकार से गांधी के वर्ग सहयोग के सिद्धांत की उन्होंने कटु आलोचना की। राजनीति में आध्यात्मिक तत्वों के समावेश की आलोचना। राजनीति में आध्यात्मिक तत्वों के समावेश की आलोचना। आध्यात्मिक गांधी के राजनीतिक चिंतन की आधारशिला है। गांधी के लिए सत्य से साक्षात्कार की आध्यात्मिक प्रेरणा ही उसके राजनीतिक क्रियाकलाप में सक्रिय रहने का मूल प्रेरणा स्रोत है। राजनीति में आध्यात्मिक आग्रहों के वर्चस्व की गांधी की मान्यता से राय पूर्णतः असहमत थे। राय भौतिकवादी थे। वे अनुभव करते थे कि जनता को व्यावहारिक समस्याओं तथा भौतिक दुरावस्था का अंत करने के संकल्प को राजनीतिक आंदोलन के प्रेरक शक्ति माना जाना चाहिए। उन्होंने गांधीवाद पर आरोप लगाया कि उन्होंने राजनीति में अध्यात्मवाद का संयोग करके भौतिक आध्यात्मिक लक्ष्यों के मध्य विभ्रम उत्पन्न किया। तीसरा पॉइंट है यंत्रों औद्योगिकरण, आधुनिक सभ्यता के प्रति गांधी के दृष्टिकोण की आलोचना। गांधी यंत्रों पर आधारित आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था तथा उसके साथ विकसित होने वाली आधुनिक सभ्यता के कटु आलोचक थे। उन्होंने यंत्र आधारित भारी भरकम उद्योगों की अपेक्षा लघु और कुटीर उद्योगों पर आधारित विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था का प्रतिमान प्रस्तुत किया। राय ने गांधी के इस आर्थिक प्रतिमान की कठोर आलोचना की। उन्होंने गांधी के चरखे से अर्थशास्त्र को प्रतिगामी अर्थशास्त्र कहकर उसका उपहास किया। उन्होंने कहा कि चरखे की ओर लौटने का अर्थ है 2000 वर्षों में हुई मानवीय प्रगति और भविष्य की स्वर्णिम आशाओं से मुंह मोड़ लिया जाए। राय पूंजीवादी व्यवस्था की गांधी द्वारा की गई आलोचना से तो सहमत थे, किंतु पूंजीवादी व्यवस्था के प्रति गांधी के आक्षेपों के आधार से वे सहमत नहीं हो सकते थे। गांधी उत्पादन की प्रणाली को पूंजी प्रधान बनाने की अपेक्षा श्रम प्रधान बनाकर पूंजी के केंद्रीकरण को रोकना चाहते थे। उनकी मान्यता थी कि उत्पादन की प्रणाली से उन्नत और भारी भरकम मशीनों को दूर रखकर संपत्ति और पूंजी के केंद्रीकरण को रोका जा सकता है तथा आर्थिक शोषण की समस्या का समाधान किया जा सकता है। राय का मत था कि उत्पादन की विकसित प्रणाली की अपेक्षा लघु और श्रम आधारित उद्योगों की ओर लौट चलने का गांधी का विकल्प किसी भी प्रकार से प्रगतिशील नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि उसमें जनता के आर्थिक
भौतिक कल्याण को सुरक्षित करने की अपेक्षा जनता को आत्मत्याग और भौतिक आवश्यकताओं को सीमित रखने के नैतिक उपदेशों को अधिक सहज महत्व दिया जा रहा था। उन्होंने कहा कि मशीनों पर आधारित औद्योगिक व्यवस्था के परित्याग का गांधी का आग्रह ऐसा था जैसे नहाने के पानी के साथ शरीर को भी फेंक दिया जाए। राय ने मशीनों की सभ्यता के प्रति गांधी की आशंकाओं को अनुचित माना। उनका मत था कि मनुष्य ने प्रकृति की दास्ता से मुक्ति पाकर एक कष्टपूर्ण और लंबे संघर्ष के बाद मशीनों का आविष्कार किया, अतः उसके परित्याग का गांधी का आग्रह अनुचित है। राय का कथन था कि पूंजीवाद में मशीन पर श्रमिक की अपेक्षा पूंजीपति का नियंत्रण होता है, अतः यह शोषण का माध्यम बन गई। राय के अनुसार इसका समाधान वह नहीं है कि मशीन को उन्मूलन करके उत्पादन की प्रणाली को आदिम दौर में लौटा दिया जाए। उनके अनुसार इसका उपाय समाजवाद में निहित है, जो मशीन को मनुष्य की सेवा के लिए प्रयुक्त करेगा। पांचवा पॉइंट हमारा कि राय ने राजनीति में धार्मिक तत्वों की समावेश की आलोचना की है। गांधी ने राजनीति और धर्म के अनिवार्य समन्वय को आवश्यक माना था। धर्म और राजनीति का समन्वय हो, गांधी का ऐसा मानना था। उन्होंने धर्म विहीन राजनीति को मृत्यु जाल की संज्ञा दी है। वो धर्म और राजनीति के बिना वो किसी बात की कल्पना नहीं करते थे। भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म की मान्यताओं के प्रति गांधी में प्रशंसात्मक दृष्टिकोण से राय असहमत थे। राय ने आक्षेप लगाया कि भारतीय दर्शन अहिंसा, त्याग, निरपेक्ष प्रेम और जीवन के कष्टों से मुक्ति जैसे अमूर्त लक्ष्यों को व्यक्त करता रहा है। राय के अनुसार इन मूल्यों के आड़ में राजाओं, पुरोहितों और संपन्न वर्गों ने जन सामान्य का शोषण किया है। राय के अनुसार गांधी इन्हीं शिक्षाओं को दोहरा रहे थे जो हिंदुत्व में पहले से विद्यमान थी। राय ने कहा, हिंदुत्व एक गुलाम विचारधारा थी। गांधी उन जेलरों की श्रृंखला में से एक थे जिन्होंने भारतीय मानव को आध्यात्मिकता के नाम पर शताब्दियों से कैद रखा था। मनुष्य को ऊंचे स्तरों पर विकसित होने के लिए प्रोत्साहित करने के बजाय गांधी व्यक्ति को जाति प्रथा, धार्मिक अंधविश्वासों, ग्रामीण जीवन के दमघोंटू प्रतिबंधों का दास बनाना चाहते थे। राय का आरोप था कि गांधी की कार्यशैली अधिनायकवादी थी क्योंकि अंधविश्वासों गांधीवाद का प्रमुख तत्व था। राय ने भारतीय जनमानस पर गांधी के प्रभाव और भारतीय जनता में गांधी की लोकप्रियता का मुख्य कारण भी भारतीय जनता के विद्यमान बौद्धिक पिछड़ेपन को माना। अगला पॉइंट है गांधी के सामाजिक दर्शन की कटु आलोचना। यहाँ पर राय गांधी के सामाजिक दर्शन की भी कटु आलोचना करते हैं। भारतीय जनता को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध राजनीतिक आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित करने के संदर्भ में राय ने गांधी की भूमिका को क्रांतिकारी माना, किंतु उन्होंने स्पष्टतः कहा कि गांधीवाद भारत में सामाजिक और आर्थिक क्रांति के मार्ग में प्रमुख बाधा है। उन्होंने कहा, धार्मिक और सांस्कृतिक पुनरुत्थानवादी होने के कारण गांधी सामाजिक दृष्टि से निसंदेह प्रतिक्रियावादी हैं, चाहे राजनीतिक दृष्टि से वे कितने ही क्रांतिकारी प्रतीत हो। अगला पॉइंट है आंदोलन की पद्धति के रूप में अहिंसा की आलोचना। राय ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तनों के लिए जनता के संगठित संघर्ष की पद्धति के रूप में अहिंसा को अस्वीकार किया। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत आचरण में नैतिक आग्रह के रूप में अहिंसा का भले ही महत्व हो, राजनीतिक आंदोलन में अहिंसा से किसी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी, अपितु इससे हिंसा और शोषण की शक्तियों को बल प्राप्त होगा। उन्होंने आक्षेप लगाया कि यदि गांधी की अहिंसा को अपनाया गया तो पूंजीवाद पर प्रहार नहीं हो सकेगा। राय का मत था कि समाज के उत्थान के लिए जनता को शक्ति हथियानी होगी, क्योंकि शासक वर्ग का हृदय परिवर्तन
नहीं किया जा सकता। उनका स्पष्ट मत था कि हिंसा और दमनकारी शक्ति पर आधारित सरकार को उखाड़ फेंकना हिंसा और भौतिक बल के प्रयोग के बिना संभव नहीं है। राय ने आक्षेप लगाया कि गांधी ने अहिंसा का संदेश देकर जनता के क्रांतिकारी आग्रह को बंधक बना लिया। उन्होंने कहा कि गांधीवाद ने अंधानुकरण को जन्म दिया, जनता को मध्ययुगीन आदर्शों की ओर मोड़ दिया। उनके अनुसार गांधीवाद ने वास्तविक प्रगति के मार्ग में बाधा डाली है। हमारा अगला पॉइंट है गांधीवाद और गांधीवाद की असंगतियों व विरोधाभासों की आलोचना। राय ने गांधीवाद को अनेक असंगतियों से ग्रस्त बताया। उन्होंने गांधीवाद को ऐसे अंतर्निहित विरोधाभासों का संग्रह बताया जो मताग्रहों पर आधारित नैतिकता से उत्पन्न हुआ। इस अर्थ में वे गांधीवाद को दर्शन नहीं अपितु संप्रदाय की संज्ञा देते थे। उनका मत था कि गांधीवाद एक ऐसा संप्रदाय है जिसका राजनीतिकरण कर दिया गया है। राय का मत था कि गांधीवाद की आधारशिला माने जाने वाले आदर्श प्रेम, सदाशयता, बलिदान, अहिंसा, सरलता आदि जब आम जनता द्वारा व्यवहार में लाए जाते हैं तो वे संघर्ष करने की उसकी क्षमता में वृद्धि करने की अपेक्षा उसे कमज़ोर बनाते हैं। राय का दृढ़ मत था कि गांधी द्वारा सुझाए गए नैतिक साधनों से ब्रिटिश साम्राज्य का उन्मूलन असंभव है। उनके अनुसार जनता द्वारा राजनीतिक संघर्ष के लिए अहिंसक और नैतिक साधनों के प्रयोग का अर्थ होगा दमन और शोषण की स्थापित व्यवस्था के समक्ष जनता का स्वैच्छिक समर्पण। गांधीवाद के मूल सिद्धांतों के प्रति राय की आलोचना पूर्वाग्रहों से प्रभावित प्रतीत होती है। उन्होंने गांधी के मूल सिद्धांतों की कथित तार्किक असंगतियों को व्यवस्थित ढंग से उजागर करने की अपेक्षा उन पर कटाक्षपूर्ण टिप्पणियां की हैं। कांग्रेस के सर्वमान्य नेता तथा सम्मानित जननायक के रूप में गांधी की प्रतिष्ठा के कारण उनके मन में गंभीर रोष था। उन्होंने गांधीवाद को मध्ययुगीनवाद व फांसीवाद की संज्ञा दे डाली और कहा कि एक दार्शनिक पद्धति के रूप में गांधीवाद ने हिटलरवाद का मार्ग प्रशस्त किया था। उन्होंने गांधी को भारतीय फांसीवाद के प्रवर्तक की संज्ञा दी। उनके अनुसार गांधीवाद एक क्षुद्र बुर्जुआ मानवतावाद है जो ईश्वर और मनुष्य के बीच उलझा हुआ है। उन्होंने कहा कि गांधीवाद मूलतः रुग्ण विचारधारा है। ये अपराध भाव, भय और आत्मग्लानि की मनोवृत्ति का परिणाम है। गांधी की आलोचना के क्रम में रॉय ने कठोर भाषा का प्रयोग किया। गांधी के प्रति उनके दृष्टिकोण में आई कटुता भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को साम्यवादी विचारों के अनुरूप ढाल पाने में अक्षमता से उत्पन्न हताशा और कुंठा का परिणाम प्रतीत होती है। उन्होंने गांधी को भारतीय जनता का एक ऐसा प्रबलतम शत्रु घोषित किया जिसे अतिशीघ्र नष्ट किया जाना आवश्यक था। उन्होंने कटुतापूर्ण टिप्पणी की। गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को चरखा संघ बनाया जा रहा था। कांग्रेस पर गांधी के निर्णायक प्रभाव से क्षुब्ध होकर उन्होंने तथ्य तो यह है कि गांधी ही कांग्रेस है और ये महात्मा निर्विवाद रूप से पुनरुत्थानवादी है। राष्ट्रवाद जिस अर्थ में कांग्रेस द्वारा अपनाया गया है गांधीवाद का पर्यायवाची है और गांधीवाद मध्ययुगीनवाद है। राय ने गांधी को अराजक रहस्यवादी की संज्ञा दी। उनके विचारों को पारलौकिक राजनीति बताया। गांधी और गांधीवाद के विरोध के प्रति राय की उग्रता स्थायी नहीं रह सकी। जैसे जैसे उनके विचारों का साम्यवाद से बुनियादी लोकतंत्रवाद और नव मानवतावाद की ओर रूपांतरण होता गया, गांधी के विचारों के प्रति उनके विरोध का स्वर क्रमशः कॉमन होता गया। उनके जीवन के अंतिम दौर में वे गांधी के नैतिक व्यक्तित्व के प्रति प्रशंसात्मक दृष्टिकोण को व्यक्त करने लगे। राजनीति और आर्थिक सत्ता के विकेंद्रीकरण, दलगत राजनीति की भर्त्सना, साधनों साध्य में एकता, मानव मात्र कल्याण कामना, गांधी के विचार राय को नव मानववाद के काफ़ी निकट प्रतीत होने लगे थे। गांधी की मृत्यु के पश्चात लिखे अपने 2 लेखों दी मैसेज ऑफ मॉर्टियर तथा
होमेज टू दी मोटियार में राय ने गांधी के साथ अपनी वैचारिक समानता को प्रथम बार बिना संकोच की अभिव्यक्ति दी। उन्होंने गांधी में अंतर्निहित नैतिक और मानवतावादी तत्वों को स्वीकार किया। उन्होंने इस बात के लिए गांधी की प्रशंसा की कि वे राजनीति को नैतिक मंतव्यों से संचालित करने के प्रयत्नों में निष्ठापूर्वक संलग्न थे। रॉय ने कहा, राजनीति में नैतिकता का प्रवेश गांधीवाद का सकारात्मक पक्ष था। बाद के वर्षों में राय के विचारों में गांधी के प्रति विरोध का भाव न केवल शिथिल हो गया, अपितु उन्होंने गांधीवाद के कई पक्षों की प्रशंसा करना आरंभ कर दिया। उन्होंने कहा, सत्य और अहिंसा तथा राजनीति की परिशुद्धि के संकल्प को व्यवहार में ढालकर ही महात्मा की स्मृति को अमर बनाया जा सकता है। चूने और संगमरमर के स्मारक नष्ट हो जाएंगे, किंतु सत्य और अहिंसा का अलौकिक संदेश सदैव दैदीप्यमान रहेगा। इस प्रकार से एम एन रॉय के गांधी और गांधीवाद के प्रति विचार थे। धन्यवाद।